नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। भारत का नागरिक कौन है? हमारे पास संविधान का भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, हमारा मकसद ये समझना है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकता की शुरुआती परिभाषा क्या थी और भविष्य के लिए क्या सोचा गया था। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद सिर्फ उस वक्त की नागरिकता ही तय नहीं करते, ये एक तरह से राष्ट्र की रूपरेखा खींचते हैं। ये वो नींव है जिस पर बाद में नागरिकता कानून बने। और दिलचस्प बात यह है कि ये उस दौर की जो असाधारण परिस्थितियां थीं, हाँ, विभाजन वाले। हाँ, खासकर विभाजन की उथल-पुथल, उसको ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो शुरुआत अनुच्छेद 5 से करते हैं। इसमें ये अधिवास मतलब डोमिसाइल की बात है। सही। ये कहता है कि संविधान लागू होने पर हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक था जिसका भारत में अधिवास था, और साथ ही या तो वो भारत में जन्मा हो, हाँ, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। ये अधिवास शब्द ये कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, अधिवास या डोमिसाइल सिर्फ रहने की जगह नहीं है। अच्छा। ये स्थायी रूप से वहीं बसने का इरादा भी जाहिर करता है। ये नागरिकता तय करने का एक मुख्य आधार था उस समय। सिर्फ जन्म स्थान से आगे की बात थी ये। हाँ, हाँ। अनुच्छेद 5 ने उन लोगों के लिए एक साफ आधार दिया तो पहले से ही भारत को अपना स्थायी घर मानते थे। समझ गई। लेकिन वो जो विभाजन हुआ उसने तो स्थिति बहुत पेचीदा बना दी थी। लोग आ जा रहे थे सीमा पार। बिल्कुल। अनुच्छेद 6 शायद इसी से जुड़ा है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। हाँ, अनुच्छेद 6 उन्हीं लोगों के लिए था जो पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत आए थे। इसमें एक तारीख बहुत अहम है, 19 जुलाई 1948। अच्छा, 19 जुलाई 1948। क्यों? इसका महत्व इसलिए था क्योंकि इसी के आसपास पूर्वी पंजाब में वो परमिट सिस्टम लागू हुआ था, जिससे प्रवासन को माइग्रेशन को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। तो जो लोग इस तारीख से पहले आ गए थे उनके लिए नागरिकता की शर्तें थोड़ी अलग थी। ठीक है। और जो इसके बाद आए उन्हें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। ये उस समय की जो प्रशासनिक हकीकतें थी उन्हें दिखाता है। तो अनुच्छेद 6 हुआ आव्रजन यानी इमिग्रेशन के बारे में। हाँ, लेकिन लोग भारत से पाकिस्तान भी तो गए थे। हाँ, गए थे। अनुच्छेद 7 उसी स्थिति को देखता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित था जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे व्यक्ति सामान्य तौर पर भारत के नागरिक नहीं माने जाते थे, लेकिन इसमें एक पेच था। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए जारी परमिट पर भारत लौट आता, हाँ, तो उसे अनुच्छेद 6B के तहत नागरिकता मिल सकती थी। मतलब उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले उस दौर की मानवीय त्रासदी और अनिश्चितता को समझ रहे थे। वाकई ये तो उस समय की जटिलताओं को दिखाता है। अच्छा, अब उन भारतीयों की बात करते हैं जो उस समय भारत से बाहर रह रहे थे। अनुच्छेद 8। हाँ, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए था। अगर उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे थे और वे विदेश में भारत के जो राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि हैं उनके पास नागरिक के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जा सकता था। अच्छा। ये सिर्फ एक रिश्ता बनाए रखने की बात नहीं थी, ये दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय को नए राष्ट्र से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और फिर आता है अनुच्छेद 9, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, हाँ, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। मतलब भारत ने शुरू से ही दोहरी नागरिकता को नहीं माना। ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इसका मतलब था कि भारतीय नागरिकता के लिए व्यक्ति की निष्ठा, लॉयल्टी वो बटी हुई नहीं होनी चाहिए। सही। और ये सिद्धांत आज भी भारतीय नागरिकता कानून का आधार है। ये उस वक्त राष्ट्र निर्माण के दौर में एक सोचा समझा निर्णय था। हाँ, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 10 और 11। ये भविष्य की तरफ देखते हुए लगते हैं। सही कहा आपने। अनुच्छेद 10 एक तरह से निरंतरता, कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन पहले वाले अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन ये नागरिकता संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। अच्छा, और यहीं पर फिर अनुच्छेद 11 की भूमिका आती है, जो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 11 संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने महसूस किया कि नागरिकता से जुड़े नियम वो भविष्य की जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से बदलने पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो है।
और इसलिए उन्होंने नागरिकता के अर्जन यानी एक्विजिशन और समाप्ति टर्मिनेशन और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद को सौंप दिया। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया। हाँ बिल्कुल, जिसमें फिर समय समय पर संशोधन भी होते रहे। तो अगर हम सार देखें तो संविधान के इस भाग ने 1950 में नागरिकता के लिए एक शुरुआती ढांचा तैयार किया, जो उस समय की खास परिस्थितियां जैसे विभाजन और बाहर बसे भारतीय उनको देखता था। सही। और साथ ही इसने भविष्य में नागरिकता को रेगुलेट करने की पूरी शक्ति संसद को दे दी। हाँ, और इसमें आकर्षक बात यही संतुलन है। मतलब उस समय की जरूरतों के लिए विशिष्ट प्रावधान थे और भविष्य के लिए लचीलापन भी था। ये अनुच्छेद दिखाते हैं कि संविधान एक तरह का जीवित दस्तावेज है जो स्थापना के समय की वास्तविकताओं को मानता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। संविधान के ये शुरुआती नागरिकता प्रावधान जो मुख्य रूप से 1950s के आसपास की स्थितियों और विभाजन की पृष्ठभूमि में बने थे, हाँ, वो आज के दौर में नागरिकता पर जो बहसें होती हैं या जो कानून हैं उनको किस हद तक प्रभावित करते हैं या उनकी व्याख्या में किस तरह की भूमिका निभाते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।